Good morning to all of you. Good morning to all of you. चलिए भाई, ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर है. टाइप ए बी टाइप करें ए बी. इफ ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर प्लीज टाइप ए बी. हेलो, आ रहा है? ओके ग्रेट, शाबाश. चले भाई, तो आगे बात करनी है हमें, ठीक है नहीं? समझते हैं खेल को. बताएं पिछली मुलाकात में कहां तक बात हो रखी थी. पिछली मुलाकात में कहां तक बात हो रखी थी? आई थिंक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा. उस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कहां तक बात हो रखी थी? सिस ट्रांस सिस्टम में स्टार्ट होगा. अच्छा, मतलब क्या साइक्लो एल्केन बता दिया है, साइक्लो एल्कीन बता दिया है. अच्छा, सिस ट्रांस की हिंट डाली, सिस ट्रांस ही स्टार्ट करना है. ग्रेट. चले, तो सिस ट्रांस सिन और इजेड ये हमें देखना है. चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिस ट्रांस सिस्टम की. चले, सबसे पहला है सिस ट्रांस सिस्टम. आए देखिए, चले भाई देखें, तो समझते हैं खेल को कि सिस ट्रांस सिस्टम में क्या बनता है मामला. आप जानते होंगे, है कि नहीं? आपको आइडिया होगा कि सिस या ट्रांस नाम से सिस मतलब, सिस का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि एक समान. मतलब अगर एक जैसे या एक जैसे ग्रुप सेम साइड पर देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं सिस. क्या बोलते हैं? सिस. देखिए आइए समझते हैं खेल को. देखें, सिस ट्रांस सिस्टम देखते हैं कब बोला जाएगा सिस और कब बोला जाएगा ट्रांस. अगर बात करें सिस की, तो सिस कब बोलते हैं अपन? जब सेम ग्रुप सेम साइड पर देखने को मिले. सेम ग्रुप ऑन सेम साइड. वैसे ही ट्रांस कब बोलते हैं? जब सेम ग्रुप हमें अपोजिट साइड पर देखने को मिले, हम बोलेंगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड. सेम ग्रुप अपोजिट साइड. ठीक है भाई, चलिए ये बनता है खेल इस तरीके से. सिस सेम ग्रुप सेम साइड और ट्रांस सेम ग्रुप अपोजिट साइड. अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर आ जाए तो सिस, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पर देखने को मिले तो बोला जाता है ट्रांस. ठीक है, आइए समझते हैं खेल को एग्जाम्पल के थ्रू. इसका मतलब क्या है कि सिस और ट्रांस का क्या मतलब होता है, समझते हैं खेल को. अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं समझता हूँ, मैं लू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऊपर इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ CH3, यहाँ पर भी CH3, ये H और ये H इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं. बताएं, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा? क्या ये कंपाउंड जीआई करेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? बताएं मुझे. करेगा? यस. यस. ठीक है. कैसे चेक किया अपन ने? कैसे चेक करते हैं कि जीआई करेगा या नहीं करेगा? कोई कंपाउंड जीआई करेगा या नहीं करेगा, हम ये कैसे चेक करते हैं? हाँ, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन की बोथ फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए, है कि नहीं? जाहिर सी बात है. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, sp2 कार्बन, इसकी बोथ क्या है, अलग अलग. एक पर CH3 और एक पर हमारा H, एक CH3 और एक H, एक CH3 और एक H, है कि नहीं? इस तरीके से सेम बात यहाँ पर भी होती है कि यहाँ पर भी क्या है, ये sp2 है, इसमें क्या है, एक CH3 और एक क्या है H, एक CH3 और दूसरा क्या है H, इस तरीके से. तो हम कह सकते हैं कि CH3 और H, मतलब sp2 कार्बन की, बोथ sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या है, अलग अलग हैं. तो हम कह सकते हैं इस बात को कि भाई इस केस में डेफिनेटली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाली है. चलिए आगे देखते हैं. अब जीआई करेगा तो उसकी नेमिंग करते हैं. जीआई नेमिंग कौन सी होगी? सिस और ट्रांस के फॉर्म में. तो आप बताएं मुझे, क्या यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो CH3 और CH3 कॉमन है क्या? H कॉमन है क्या? तो बताएं आप मुझे, क्या ये सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पर है कि नहीं है? अच्छा, का को मान लो ढूंढने में दिक्कत हो कि सेम ग्रुप सेम साइड पर है या नहीं है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि आप जो ग्रुप सेम है, जो सेम ग्रुप, जो कॉमन ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को आप आपस में मैच कीजिए, ऐसे मिला दीजिए आपस में, लाइक दिस.
और बताएं मुझे कि क्या ऐसे मिलाने पर डबल बॉन्ड क्रॉस करना पड़ा? क्या डबल बॉन्ड क्रॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। वही मान लीजिए, अगर सेकंड केस देखता हूँ, एक ऐसा केस होता है, मान लीजिए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये है CH3, ये है CH3, यहाँ H और यहाँ H, इस तरीके से। अब इस केस में बताएं आप मुझे कि यहाँ पर जो कॉमन ग्रुप्स हैं CH3 और ये CH3 जो कॉमन ग्रुप्स हैं, अगर इनको मैं आपस में मिलाने जाऊं तो इस दौरान मुझे इस डबल बॉन्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड क्रॉस करना पड़ रहा है तो उस केस में इसे क्या मानते हैं? अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अगर वही बात की जाए, क्या बोला जाए, अगर डबल बॉन्ड क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है तो उस केस में क्या होंगे? सेम साइड। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर हूं तो बोलते हैं सिस, और अपोजिट हूं तो ट्रांस। तो आप मुझे बताएं, जो केस नंबर 1 है वो क्या है, सिस या ट्रांस? क्या बता पाएंगे क्या? केस नंबर 1 क्या है, सिस या ट्रांस? बताएं मुझे। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है, सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस? केस नंबर 2 इज ट्रांस। वेरी गुड। इसे हम बोलेंगे सिस और इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म है और ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। कुछ इस तरीके से सिस और ट्रांस हम करते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है भाई। सपोज करते हैं अगर मैं इसकी नेमिंग करने जाऊं, IUPAC नेमिंग करने जाऊं, इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो क्या बनेगा? अगर मैं IUPAC नेम करता हूं तो IUPAC नेमिंग में सब कुछ सेम ही रखना है, बस हमें सिस और ट्रांस मेंशन कर देना होता है। जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए, अगर बात करें सिस की, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? सिस ब्यूट टू इन। और यहाँ क्या बन जाएगा? ट्रांस ब्यूट टू इन। तो इससे क्या होगा कि लोग समझ जाएंगे कि यस, कि इस कंपाउंड की नेमिंग तो क्या है, ब्यूट टू इन, मतलब 4 कार्बन का एल्कीन तो बनने वाला है, मगर वो एल्कीन की जो अरेंजमेंट है वो सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, ये भी हम बता सकते हैं। तो लोग आराम से इसका जो ओरिएंटेशन है वहां तक पहुंच पाएंगे। आ रहा मामला ऐसा। तो ओरिएंटेशन हम बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं खेल को। अगला आपकी बारी, कुछ एग्जांपल लेते हैं। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांसफॉर्म। आपको करना है आइडेंटिफाई क्वेश्चन। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस। तो करते हैं आइडेंटिफाई। चलिए, नंबर 1 समझते हैं कि कार्बन इस तरीके से, यहाँ ये Cl, ये Cl, ये Br और ये CH3। ट्राई करें क्या होगा, सिस या ट्रांस। ट्राई करें भाई।
चलिए देखें, समझते खेल को ना, देखें बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलें, शाबाश राकेश। देखें, अगर बात करें पहले वाले की, तो पहले केस में क्या होने वाला है, देखिए अपन, हमारा काम क्या होता है कि जो sp2 कार्बन है, पहले वहां चेक करें कि वैलेंसीज बोथ डिफरेंट है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो जीआई होगा, अगर डिफरेंट नहीं तो जीआई ही नहीं होगा। जब जीआई ही नहीं होगा तो क्या सिस और क्या ट्रांस। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक Cl है, एक CH3 है, अलग अलग, एक Br, एक Cl, अलग अलग। इसका मतलब दोनों sp2 कार्बन की जो वैलेंसीज है वो अलग अलग है, मतलब जीआई तो होने वाला है। अब देखते हैं कि जीआई कौन सा होगा, सिस या ट्रांस। जब सिस और ट्रांस चेक करना है, हमें पहले दोनों sp2 का मतलब कॉमन वैलेंसी ढूंढनी चाहिए। अगर देखिए आप तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, ये क्या है, कॉमन वैलेंसी है। और इस कॉमन वैलेंसी के बेस पे हम सिस या ट्रांस बोलते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, कॉमन वैलेंसी है वो कहाँ है, अपोजिट साइड पे, कहाँ, अपोजिट। जैसे कि अपन ने अगर मिलाएंगे तो डबल बॉन्ड क्रॉस करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, है कि नहीं। मतलब कहाँ है, अपोजिट, मतलब क्या हो जाएंगे, ट्रांस। तो क्या बन जाएंगे, ट्रांस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, इस केस में अगर sp2 कार्बन पर एक क्या है, मिथाइल, और एक क्या है, इथाइल। यहाँ देखा, इस पर ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ओहो हो। जब दोनों वैलेंसी सेम हो गई sp2 कार्बन की, तो यहाँ पर तो जीआई होने वाला ही नहीं है। जब जीआई ही नहीं होगा तो क्या सिस और क्या ट्रांस, हर मामला ऐसा। तो नंबर 2 में सिस या ट्रांस नहीं होगा। ये शानदार मॉलिक्यूल है, दिखता दोनों है लोगों को। क्यों, अगर लोग इस CH3 को अगर इससे मिला लें तो सेम ग्रुप सेम साइड दिखता है, सिस दिख जाता है। अगर इस CH3 को इससे मिला लें तो दोनों CH3 का दिख जाता है अपोजिट, तो ट्रांस दिखता होता है। तो सिस और ट्रांस दोनों दिखते हैं लोगों को इसमें। तो शानदार मॉलिक्यूल है, पर होता दोनों ही नहीं है, जीआई ही नहीं होगा इसमें। बात आ रही है क्या, शानदार केस है, बहुत ही बढ़िया केस है। नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखें तो sp2 की बोथ क्या है, अलग अलग। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। इसका मतलब यहाँ पर sp2 की बोथ क्या है, अलग अलग है, मतलब जीआई तो होगा। चेक करते जीआई कौन सा होगा। अगर ध्यान से देखा जाए, ये मिथाइल जो कॉमन ग्रुप है दूसरे मिथाइल से, वो कहाँ है, अपोजिट। इथाइल था कहाँ है, अपोजिट। जब बोथ अपोजिट है तो क्या बन जाएंगे, ट्रांस। ट्रांस इज फॉर सेम ग्रुप अपोजिट साइड। लास्ट देखिए, अगेन सेम केस, भी बहुत अच्छा केस है। यहाँ भी लोगों को सिस और ट्रांस दोनों दिखता होता है कि नहीं, दोनों दिखता होता है। दोनों सीएल सीएल सेम साइड, सीएल सेम साइड, सिस बन जाता है, ट्रांस दिखता होता है, ठीक ही नहीं ऐसा। पर होता क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों, sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या है, सेम। जब बोथ वैलेंसीज सेम हो जाए तो उसके साथ जीआई होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके लिए, नंबर 5। बताएं। वेरी गुड, शाबाश। देखें, समझते खेल को, तो पहले केस में कोई दिक्कत नहीं है कि sp2 के बोथ क्या है, अलग अलग, मिथाइल और बीआर एंड इथाइल। और जो कॉमन वैलेंसी बीआर है वो कहाँ है, अपोजिट साइड पर, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। और जो लास्ट वाला है, यहाँ पर अगर बात किया तो जीआई तो होगा, बिकॉज sp2 के बोथ क्या है, अलग अलग, एफ एंड सीएल, बीआर एंड आई। पर इस केस में जब बोथ साइड वैलेंसीज कॉमन नहीं है, तो इस केस में सिस या ट्रांस नहीं बोल सकता। तो इस केस में सिस या ट्रांस नहीं बोल सकता। तो इस केस में सिस या ट्रांस नहीं बोल सकता। ठीक है भैया, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं फेलियर, फेलियर ऑफ, फेलियर ऑफ सिस ट्रांस। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं फेलियर ऑफ सिस ट्रांस। ठीक है भाई, अगला, जब ये फेल हो जाएगा तो कोई नया सिस्टम आएगा, इसीलिए नए सिस्टम लाए गए थे, सिन एंट्री और इजेड। तो देखते हैं नंबर 2 पर पहले सिन एंट्री सिस्टम।
फिर जाएंगे EZ पर, और जहां पर मामला फेल हो रहा है उस फेलियर को सही करके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो नंबर 2 देखते हैं। सेकंड सिस्टम आएगा हमारा सिन एंटी सिस्टम। सिन एंटी सिस्टम। देखें, अगर बात की सीन एंटी सिस्टम की, तो सीन एंटी सिस्टम मोस्टली अपन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? दो सिस्टम के लिए। ए हमारा एजो कंपाउंड, एंड सेकंड वन इज फॉर ऑक्साइन। ठीक है भाई, तो ऑक्साइम्स एंड एजो कंपाउंड्स, इनके लिए कराया था इस्तेमाल इसका सीन एंटी सिस्टम का। आए देखें समझते हैं कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल। चलिए, तो पहले लेते हैं सिस्टम ए, एजो कंपाउंड्स में। ठीक है भैया, देखते हैं कि एजो कंपाउंड्स में कैसे हम कराते हैं सीन एंटी सिस्टम का इस्तेमाल। चलिए समझते हैं खेल को। अगर बात की जाए एजो कंपाउंड की, तो इस केस में सीन या एंटी हम कब बोलेंगे? देखते हैं। इस केस में सीन तब बोला जाएगा जब एलपी बोथ लोन पेयर सेम साइड पर होंगे। बोथ लोन पेयर सेम साइड। और एंटी कब बोला जाएगा? जब बोथ लोन पेयर होंगे अपोजिट साइड पे। हम एलपी के रेस्पेक्ट में क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये बात तय है, जब आप एसो कंपाउंड देखेंगे तो कैसा होता है, एन डबल बॉन्ड एन, कुछ इस तरीके से। तो ये बात तय है कि यहाँ भी एक एलपी आएगा और यहाँ भी एक एलपी आएगा, और वैलेंसी भले बदलती रहेगी पर एलपी तो कॉमन ही रहेगा ना। जब एलपी कॉमन है तो इस एलपी के रेस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं कि ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो हमसे जो चीज फिक्स है कि आनी ही आनी है, जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बेस पे हम बोलना वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, समझते हैं खेल को। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम कह सकते हैं लाइक दिस, कि मान लो एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर है लोन पेयर और एक एलपी इधर है, यहाँ ये एच और ये एच। वैसे ही एक और फॉर्म बन सकता है इसका इस तरीके से। बताएं अब इस केस में आप क्या मानेंगे, किसे क्या मानने वाले हैं? सिन किसे बोलेंगे और एंटी किसे बोलने वाले हैं? बताएं, जो पहला वाला है वो क्या होगा, सिन या एंटी? फर्स्ट वन कैसा होगा, सिन या एंटी? बताएं। मॉलिक्यूल को टेढ़ा कर दिया है, वेरी गुड, शाबाश, है कि नहीं? जब भी ऐसा लफड़ा हो आप देखिए, एलपी और एलपी है, दोनों को मैच करने जाएं और देखें कि डबल बॉन्ड क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो रहा है इसका मतलब क्या है, अपोजिट। मतलब क्या बन जाएगा ये, एंटी फॉर्म। बिकॉज दोनों ही लोन पेयर के रेस्पेक्ट में बात करनी है, और दोनों एलपी कहाँ आ रहे हैं, अपोजिट साइड पे। यहाँ पर बोथ एलपी कहाँ आ रहे हैं, सेम साइड पे। मिला दो आप, डबल बॉन्ड क्रॉस नहीं होगा। सेम का मतलब क्या होगा, सिन फॉर्म। ये बनने वाला है सिन। एक है सिन और एक हो जाएगा एंटी, इस तरीके से। तो एज कंपाउंड में हमेशा ही जीआई होता है, जानते हैं ये बात। और जब भी जीआई होगा तो एलपी तो आएंगे ही आएंगे। उस एलपी के रेस्पेक्ट में हमें सिन या एंटी बोलना है। ठीक है, तो दोनों एलपी आ रखे हैं, तो इन एलपी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा इस तरीके से। तो चलिए आगे खेलते हैं, इस खेल को बढ़ाते हैं नेक्स्ट, समझते हैं। देखिए ये था एजो कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फॉर ऑक्साइम्स, बी पार्ट्स ऑक्साइम। ऑक्साइम का खेल थोड़ा अच्छा होता है, समझते हैं कि ऑक्साइम में कैसे होगी बात। ठीक है, देखिए समझते हैं खेल को ऑक्साइम के रेस्पेक्ट में। देखें, अगर बात की ऑक्साइम की, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ओएच, इसे हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो यहाँ पर भी जानते हैं कि जब भी हमें ऑक्साइम पर कराना है जीआई या चेक करना है जीआई, तो उस केस में हमने बात कर रखी है, जब भी अगर ऑक्साइम की बात करी जाएगी तो नाइट्रोजन पर चेक करना है कि नहीं करना? बताएं मुझे, क्या नाइट्रोजन पर चेक करते हैं क्या, एन पर चेक करते हैं क्या? एन पर चेक करते नहीं है, बिकॉज वहां तो फिक्स है कि एक एलपी आएगा और एक ओएच आएगा, और एलपी और ओएच में से अलग ही होंगे। कहाँ चेक करना होता है, sp2 कार्बन पर। अगर sp2 की बोथ वैलेंसी अलग अलग हो जाए तो उसके साथ जीआई तो होकर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? जब जीआई होगा तो सीनियर एंटी बोलना पड़ेगा। आओ देखते हैं। चले, तो पहले बात करते हैं कि ऑक्साइम के प्रिपरेशन की, आखिर ऑक्साइम बनता कैसे। अगर बात करें ऑक्साइम के प्रिपरेशन की,
तो जब भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O की कराते हैं रिएक्शन NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो वाटर मॉलिक्यूल का होता है रिमूवल, और आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑक्साइम का होता है फॉर्मेशन, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड इससे करता है रिएक्ट और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये पूरी रिएक्शन हम विद मैकेनिज्म देखेंगे कहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में NaR में। ये बन जाएगा हमारा ऑक्साइम, इसे हम बोलते हैं ऑक्साइम। ये जो केस हमारा, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ये हमारा क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जानते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये होते हैं दो टाइप के, इसमें दो लोग आते हैं। कौन कौन? या तो आता है एल्डिहाइड या आता है कीटोन। ठीक है भाई, इसका मतलब यहाँ जो ऑक्साइम बन रहा है ये दो टाइप के बन सकते हैं, या तो एल्डिहाइड से या तो कीटोन से, है कि नहीं। अगर बनाएंगे एल्डिहाइड से तो बोलते हैं एल्डोक्साइम, बनाएंगे कीटोन से तो बोलेंगे कीटोक्साइम। आइए देखते हैं कि कैसे बनते हैं, है ना। देखें तो बात किया ऑक्साइम की, तो जो ऑक्साइम है ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका एल्डोक्साइम और एक होता है कीटोक्साइम। ठीक है भाई, अब समझते हैं कि एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में क्या फर्क पड़ने वाला है। देखें ध्यान से। एल्डोक्साइम कब बनेगा, नाम से क्लियर है, जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड लेंगे आप ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तब बनेगा हमारा क्या, एल्डोक्साइन। देखिए अगर बात करें एल्डिहाइड की तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसके साथ अगर आप लेते हैं NH2 OH लाइक दिस। ठीक है भाई, तो इस केस में जो हमारा देखा जाए ये एल्डिहाइड मॉइटी है। कैसे चेक किया हमने कि सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में एक H है, हाइड्रोजन, तो कौन सा FG है ये, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो फॉर्म होता है हमारा क्या, एल्डोक्साइन, लाइक दिस। आर सी, ये तो ऐसे रहेगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना अपने को, ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, N, और उस पर लग जाएगा OH। इसे बोलते हैं एल्डोक्साइन, एल्डिहाइड का ऑक्साइन एल्डोक्साइन। अगर बात करें कीटोन की तो कीटोन क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है। अगर लेते हैं अपन कीटोन, तो कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, बोथ साइड एल्काइल पार्ट, H नहीं होना चाहिए। अगर इसकी हम करा दें रिएक्शन NH2OH से, हाइड्रोक्सिलामाइन से, तो अगेन सेम काम होगा। क्या होगा, एक बार फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। ये हम समझेंगे NaR में जब पहुंचेंगे GC2 में डिटेल में विद मैकेनिज्म, है कि नहीं। और बनने क्या वाला है, बनेगा हमारा ऑक्साइम, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी डबल बॉन्ड ओ नहीं आएगा, ये तो ऑक्साइम में फॉर्म कर लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर NOH, इस तरीके से। और ये क्या कहलाएगा, कीटोन का ऑक्साइम, मतलब कीटोक्साइन। अब इनमें अपन जीआई देखने वाले हैं कि जीआई कैसे होगा, कब हम एल्डिहाइड में कराएंगे, कब हम कीटोन में कराएंगे। ठीक है, देखिए समझ सकते हैं अपन कि यहाँ पर क्या होगा। बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में तो ये बात तय है कि यहाँ पर एक H तो आएगा ही आएगा, कंफर्म बात है। और ऑक्साइम जब भी बनेगा तो ऑक्साइम में नाइट्रेट पर OH भी आएगा, कंफर्म बात है। और हम कैसे कर रहे थे कि जो वेरिएबल ना हो, जो कांस्टेंट हो, उसी के रेस्पेक्ट में सिन या एंटी बोल रहे थे। अगर बात करें पीछे वाले की, तो पिछले केस में हमने देखा था यहाँ पर किस एजो कंपाउंड में क्या था, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन थे, ठीक है नहीं, एन एन फिक्स थे, तो एन पर एलपी था, यहाँ भी एलपी था, बोथ एलपी एलपी थे, तो एलपी हमेशा आएगा। ये हमेशा आ रही है, उसके रेस्पेक्ट में ही हम सिन या एंटी बोल रहे थे। सेम केस यहाँ पर भी आएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो इस केस में हम देखें, हम ध्यान से, तो H और OH हमेशा आएंगे, तो इसी H और OH के रेस्पेक्ट में हमें सीन या एंटी बोलना चाहिए। तो आइए बोलते हैं, तो मतलब एल्डोक्साइन की बात करें तो हम इसी H और OH के रेस्पेक्ट में बोलने वाले हैं सीन या एंटी। अगर हम देखें जी आई इन एल्डोक्साइन, अगर एल्डोक्साइन की बात की जाए जीआई के रेस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो एग्जांपल आ रहा है, या देखिए हम, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस NH2OH। इसे मैं ओपन फॉर्म में लिखता हूँ तो समझना थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसे ओपन फॉर्म में बनाते हैं तो और बेहतर रहेगा। CH3
सी डबल बॉन्ड ओ और एच लाइक दिस। ठीक, इसका नाम होता है हमारा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये हमने पढ़ रखा है कॉमन नेमिंग में, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या हमारा हाइड्रोक्सिलामाइन। ये आप जानते हैं। जब इनके हो गया आपस में रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, अगेन वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है, ये बात है आप जानते हैं। जब भी होती है रिएक्शन अमोनियम डेरिवेटिव की कार्बोनिल कंपाउंड से तो वाटर बाहर निकलता है, और बनने वाला क्या है CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ क्या आएगा H। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो तरीके से है, कि यहाँ पर ये N है, ये भी कैसा है sp2 है, और sp2 में ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्रिज्म होती है। तो मे बी ये H और OH सेम साइड हो, या फिर ये OH जो है वो CH3 की साइड हो, इस तरीके से। तो दो फॉर्म हम ड्रॉ करते हैं और फिर तय कर लेंगे आपस में कि करना क्या। अगर बात की जाए तो एक फॉर्म में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये OH और ये लोन पेयर, ये H और ये CH3। या तो एक फॉर्म ऐसा देखने को मिल सकता है, या में भी ऐसा हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH इधर हो और जो LP है वो इधर आ जाए, इस तरीके से। तो हम जानते हैं कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्साइड बनेगा, ये बात तो तय है कि दो चीज वहां पर कॉमन आनी आनी है। कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन और एक OH। तो हमें इसी H और OH के रेस्पेक्ट में बात करनी है। पर ध्यान से देखा जाए तो पहले केस में दोनों H और OH कहाँ हैं बताएं मुझे, सेम साइड की अपोजिट साइड, आप बताएं H और OH कहाँ हैं सेम साइड की अपोजिट साइड। H और OH कहाँ हैं सेम साइड की अपोजिट साइड, बता पाएंगे क्या, सेम साइड की अपोजिट साइड, सेम साइड। जब दोनों H और OH सेम साइड है, दोनों H और OH सेम साइड है, तो इस केस में जब H और OH सेम साइड है तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हम कह सकते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, सिन फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिन फॉर्म। ठीक है भाई, अगर वही बात की जाए यहाँ पर H और OH दोनों कहाँ हैं अपोजिट साइड, तो इस केस में क्या बोलूंगा, एंटी फॉर्म, इस तरीके से। तो H और OH के रेस्पेक्ट में बात की जाती है इन द केस ऑफ ऑक्साइम्स। कौन सा ऑक्साइम, एल्डिहाइड का ऑक्साइम, नाम क्या होता है एल्डोक्साइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता होता है एल्डिहाइड का ऑक्साइम। चले वो देखेंगे अपन, ठीक है ना। पर उससे पहले कीटोन देख लेते हैं, फिर दोनों का मिलाकर साथ में क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं जीआई इन कीटो ऑक्साइम। जीआई इन कीटो ऑक्साइम, आए देखें समझते हैं खेल को, ठीक है ना ऐसा। चलिए तो यहाँ पर ले रहे हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, इस तरीके से इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है भैया, इस तरीके से। और जब इसकी कराएंगे रिएक्शन किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो उस केस में अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है, और जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, CH3C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पर आएगा हमारा इथाइल मोइटी CH3CH2, इस तरीके से। अगेन यहाँ पर भी देखा जाए तो हुआ क्या है, वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला हुआ है। जब भी ऑक्साइड फॉर्म होगा वाटर बाहर निकलने वाला है। ठीक है भाई, इसकी भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो तरीके से होगी, कि जो OH है वो में भी मिथाइल की तरफ आ जाए, या OH जो है वो कहाँ आ जाए इथाइल की तरफ आ जाए। तो दो फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। आइए इसके हम दो अलग अलग फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर्म नंबर 1 की बात करी जाए तो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, CH2 CH3, और यहाँ पर क्या CH3। ठीक है भाई, ऐसा। ऐसे ये दूसरा फॉर्म है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन,
चलिए अब समझते हैं खेल को कि इस केस में कैसे होता है कि सिन बोलते हैं या एंटी बोलते हैं। देखिए इस केस में एक ही मॉलिक्यूल को सिन और एंटी दोनों बोला जा सकता है। क्यों? ध्यान दीजिए, देखें अभी तक क्या कर रहे थे अपन कि जो चीज फिक्स थी हमेशा उसके रेस्पेक्ट में आंसर कर रहे थे। जैसे अगर एजो कंपाउंड की बात की जाए तो वहां पर नाइट्रोजन पर एलपी का आना तय था, तो हमने एलपी को फिक्स कर दिया कि बोथ एलपी सेम साइड या अपोजिट साइड, हम उसके बेस पे आंसर देंगे। फिर बात है किसकी, एल्डिहाइड की, तो हमने यहाँ पर भी तय कर दिया क्या कि एच और ओ एच हमेशा आएगा ही आएगा, तो एच और ओ एच के रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे। फिर आया हमारा थर्ड, नेक्स्ट बात करें कीटोन की। तो इस केस में मामला क्या आ रहा है कीटोन के केस में, तो यहाँ पर मामला ये बन रहा है भाई कीटोन के केस में कि इस केस में बात ये आ रही है कि यहाँ पर अब कोई चीज फिक्स नहीं है, यहाँ पर बोथ वेरिएबल्स है। अगर कीटोन की बात की जाए तो बोलता क्या हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। बस एक तरफ क्या आएगा, जब ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे तो एन और OH, खाली एक चीज फिक्स हो गया है OH, तो OH तो यूज कर लेंगे, पर OH के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, बिकॉज आर दोनों कैसे हैं वेरिएबल है। अगर फिक्स होता होता कोई चीज तो बोलते कि दोनों सेम साइड, तो भाई सिन अपोजिट तो एंटी, तो वो साइड आर है, कभी मिथाइल बनेगा कभी मिथाइल बनेगा, कभी वो इथाइल कभी ये मिथाइल, कभी ये प्रोपाइल तो कभी वो मिथाइल, इस तरीके से बदलते रहेंगे चीजें, है कि नहीं? तो कह सकते नहीं है। तो एक चीज तो तय है, क्या तय है, OH, OH तय हमेशा आएगा, हमें OH के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, पर OH के रेस्पेक्ट में सिन और एंटी दोनों बोल सकते हैं कि कंपाउंड। अब वो कैसे देखिएगा, बिकॉज ऊपर चीजें वेरिएबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखिए कि कौन इसकी तरफ है, OH की तरफ कौन है और OH के अपोजिट कौन है। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए जब पहले कंपाउंड की बात करूं तो इस केस में OH और साथ में कौन है, इथाइल। इथाइल और OH सेम साइड पर हैं, और जब ऐसा हो रहा है कि इथाइल और OH सेम साइड पर हैं, मतलब जो इथाइल है वो OH के रेस्पेक्ट में कहाँ है, उसके सिन साइड पर या एंटी साइड पर, बताएं। इथाइल OH के सिन साइड पर या एंटी साइड पर, इथाइल कहाँ है, सिन साइड पर है कि नहीं। और OH के रेस्पेक्ट में अब बात करें मिथाइल की, तो मिथाइल कहाँ है, सिन या एंटी, वो एंटी साइड पर है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चले तो आए समझते हैं खेल को, अगर बात की जाए OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है भाई। ठीक है, देखिए समझते हैं खेल को कि इस केस में क्या होने वाला है, देखा जाए, है कि नहीं, इस तरीके से। हाँ, तो होने के वाला हमारा OH और इथाइल सेम साइड पर है, तो बोल सकते हैं क्या, ये सिन साइड पर क्या बोलेंगे, हम सिन लगाएंगे, और जब सिन लगाएंगे तो सिन बोलते ही हम समझ जाएंगे कि सिन साइड पर कौन है, इथाइल, सिन साइड पर कौन है, इथाइल, तो सिन पर क्या लिखूंगा, इथाइल, और है क्या, मिथाइल कीटोक्साइन। क्यों भाई ऐसा किया मैंने, बिकॉज ये इथाइल और मिथाइल के कीटोन का ऑक्साइम है, तो इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम आएगा। पर मैंने ये बता दिया कि सिन पर कौन है, सिन पर कौन है, इथाइल। अगर मैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में बोलने जाऊं, यहाँ पर मिथाइल के रेस्पेक्ट में बोलने जाऊं तो नाम क्या बनेगा, तो नाम बनेगा एंटी, और एंटी पर कौन है, मिथाइल, एंटी पर कौन है, मिथाइल। ठीक है भैया, तो एंटी पर क्या जाएगा, मिथाइल, और है क्या चाहिए, मिथाइल और इथाइल का कीटोक्साइन, कुछ इस तरीके से, मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। चलिए अब सेम तरीके से नेमिंग करते हैं दूसरे कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की नेमिंग करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। चलें अगर यहाँ पर देखा जाए इस OH के रेस्पेक्ट में, इस कैसे बताएं मुझे कि इस OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल कहाँ है, सेम साइड की अपोजिट साइड, सेम की अपोजिट, सेम की अपोजिट सेम साइड है, तो उसके से क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम के लिए सिन करना पड़ेगा, मतलब सिन पर कौन है, मिथाइल है, तो इस केस में मैं सिन लिखूंगा तो सिन पर कौन आएगा, सिन पर है मिथाइल, और नेमिंग जिसे कर रहा है वो क्या है, मिथाइल इथाइल के कीटोन का ऑक्साइम, तो मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइड। वैसे अगर एंटी के रेस्पेक्ट बोले तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा एंटी, पर एंटी पर कौन है भैया, एंटी पर कौन है इस केस में, एंटी पर कौन है, बताएं एंटी पर कौन है, OH के रेस्पेक्ट में एंटी पर कौन है, इथाइल है,
भाई OH के रेस्पेक्ट में इथाइल कहाँ है, एंटी पर, और मिथाइल कहाँ है, सिन पर। तो एंटी पर आएगा इथाइल, और है क्या चाहिए, इथाइल और मिथाइल का कीटो ऑक्साइड। इस तरीके से तो नाम बन जाएगा एंटी इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइड। ऐसा ये खेल चलने वाला है, कुछ ऐसा हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसे करी जाती है नेमिंग। तो सिन और एंटी दोनों के रेस्पेक्ट में नेमिंग करी जा सकती है। अब बताते कि मान लो एग्जाम में नाम नहीं दिया और सिन या एंटी टिक करना ही है, मजबूरी है मेरी, तो क्या करूंगा। तो देखते हैं, सपोज करते हैं कि मान लो ये एग्जाम में आ गया, ये जो मॉलिक्यूल है वो एग्जाम में आ गया, ये मॉलिक्यूल एग्जाम में आ गया। अब बोला गया है, ऑप्शन में दिया है सिन और एंटी, टिक कर रही हैं आप, सिन एंटी ऑल नन ऐसा। तो उस केस में क्या करा जाए। तो इस केस में अगर मजबूरी में टिक करना पड़े आपको, मजबूरी में, आई रिपीट मजबूरी में, वरना बोथ पॉसिबल है, बोथ पॉसिबल है, पर मजबूरी में टिक करना पड़ेगा, कोई एक चूज करना है, या तो सिन या तो एंटी, या तो सिन या तो एंटी। अगर ये चूज करना ही अपने को किसी भी कीमत पे, तो उस केस में करना ही पड़ेगा। उस केस में आप जाए अल्फाबेट पे, कि इसे बोलते हैं मिथाइल और इसे बोलते हैं इथाइल। ये मिथाइल एम से आता है, इथाइल कहाँ से आता है, ई से आता है। तो आप इसको हायर प्रायोरिटी माने और इसको प्रायोरिटाइज करके देखें कि ये किधर है। तो OH के रेस्पेक्ट में इथाइल कहाँ है, सेम साइड पर, तो आप इसे सिन टिका दें। पर आई रिपीट, ये कब करना है, जब मजबूरी हो तब, अदरवाइज नहीं। चलिए, ये था खेल हमारा क्या, कीटोक्साइम का। अब देखिए, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है हमारा इसमें कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्साइम फॉर्मेशन पर जीआई करेगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखें। चलिए, ये नाम दे रखे हैं आपको डिफरेंट, आप चेक करें कि में से कौन सा जो कंपाउंड है वो ऑक्साइम के फॉर्मेशन पर जीआई करेगा। ट्राई करें, आज कॉमन नेम चेक हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉमन नेम आपने कितने कर रखे हैं सही से। एक आज जुगाड़ दूं क्या, कोई हिंट दूं मैं, हिंट दूं क्या कि कैसे करना है, वरना वरना मैं देखता रह पड़ेगा आपको, है ना, वरना आप बनाते रह जाएंगे। तो आप बोले तो हिंट दूं मैं का, अगर आप कहें तो मैं हिंट दूं एक कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे फास्ट वे में कर सकते हैं अपन इसे। देखिए हिंट ये है भैया, देखें, ध्यान दो, देखो हो क्या रहा है। जैसे कि मान लो अपन ने क्या किया था, C डबल बॉन्ड O लिया था और NH2OH लिया था, इससे बनाया था, इससे बना था CnOH। तो हम जानते हैं कि N पर चेक करना ही है, तो ऑक्साइम फॉर्म करने की नीड ही नहीं है, N पर चेक करना ही नहीं, चेक कहाँ करना होता है, sp2 कार्बन पे। तो उसके लिए ऑक्साइम बनाने की क्या जरूरत है, जान दो इसको। आप तो भाई जो कार्बोनाइल दे रखा है उसी का sp2 कार्बन ही तो यहाँ आने वाला है।
तो बिना ऑक्साइन बनाए चेक कर लो कि यहाँ पर ए और बी है या सेम है। अगर ये सेम हो जाएगा तो जीआई नहीं करेगा, अगर ये एक ऐसा आ जाए एक ऐसा आ जाए अलग हो जाए तो उस केस में जीआई कर जाएगा। आ रहा है मामला? ठीक है। तो अब एक चीज में और हिंट देते हैं, इसमें आपको एक क्या देते हैं, जैसे कि मान लो बात करें एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड तो क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब अगर इसके sp2 की बात की जाए तो हमेशा अलग ही होगा, ये H अलग और ये R अलग। जब ये हमेशा अलग ही होगा, यहाँ पर sp2 का मतलब बोथ क्या आएंगे, अलग ही आएंगे, तो हमेशा करेगा जीआई। तो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड हैं सब करेंगे जीआई ऑक्साइन फॉर्मेशन पर, एक्सेप्ट कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, बिकॉज सी ऐसा बन जाएगा ये HCOH। एकमात्र एल्डिहाइड जिसमें बोथ साइड सेम चीज देखने को मिलेगी और वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। वैसे ही बात करें कीटोन की, तो सारे के सारे अनसिमेट्रिकल कीटोन, जितने भी अनसिमेट्रिकल कीटोन हैं वो करेंगे जीआई, सिमेट्रिकल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज सिमेट्रिकल में दोनों आर क्या होता है, सेम होता है, बोथ एल्काइल पार्ट सेम होता है, पढ़ा रखा है आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की बात करेंगे तो बोथ साइड आर पार्ट सेम आएगा, तो उस केस में ये नहीं हो पाएगी बिकॉज sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसी सेम हो जाएंगी। मगर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों कैसा जाए, अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो दोनों आर पार्ट क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। और जब बोथ आर पार्ट की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी तो इसकी तय बात ये वो तो जीआई करेंगे है कि नहीं, ऐसा। चले चेक करें, ऑल एल्डिहाइड विल शो जीआई, all aldehyde will show GI except formaldehyde, or all unsymmetrical will show, all unsymmetrical ketone will show GI on oxime formation। अब बताएं, डन, वेरी गुड। चलें बताएं, पहला यस और नो, बाई और एन टाइप करते जाना। पहला यस और नो, पहला यस और नो, यस पहला यस, ठीक है। नंबर टू यस और नो, नंबर टू नो एकदम सही है। नंबर थ्री यस और नो, नंबर थ्री नो। नंबर फोर यस और नो, नंबर फोर यस, ठीक है। नंबर फाइव यस और नो, नंबर फाइव यस और नो, नंबर फाइव नो। नंबर सिक्स यस और नो, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स यस। देखिए कैसे हो रहा है। बात करें अगर एसिटल्डिहाइड की, तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है, दो नाम से कह रहा है एल्डिहाइड, तो अपन तो ऐसे टिक कर देंगे है कि नहीं, बिकॉज एल्डिहाइड में एक मात्र कौन सा नहीं करता, वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम तो खर्च टिक करने दिखते ही, पर फिर भी जानना चाहिए स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि एसिड कितने के होता है, दो कार्बन से करते हैं इस्तेमाल एसिड, मतलब कंपाउंड क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो कार्बन का एल्डिहाइड। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, CH3 अलग H अलग, मतलब यही करेगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं करता है कि नहीं, ये हमने ट्रिक बना रखी है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। अगर चेक करके देखते हैं तो यहाँ पर मामला क्या है, यस ये H है ये भी H है, दोनों क्या होगा सेम, मतलब नहीं करने वाला। नंबर थर्ड देखते हैं एसीटोन। अगर एसीटोन की बात की जाए तो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। और एसीटोन क्या होगा, एक सिमेट्रिकल कीटोन है, क्या है ये, एक सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन है तो बोथ साइड क्या होगा, सेम होगा, इसका मतलब ये करने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर चार, ठीक है। नंबर चार देखें बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन
पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो करेगा ही करेगा, बात तय है। पर क्यों करेगा देखें, यहाँ एक तरफ आएगा बेंजीन और एक तरफ आएगा आपके लिए हाइड्रोजन, और दोनों क्या जाएंगे अलग अलग। जब बोथ साइड अलग है इसलिए करेगा बेंजल्डिहाइड। अलग देखते हैं। नेक्स्ट इज बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन नाम से क्या है, बेंजोफिनोन। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो भविष्य के लिए सीख रहे हैं अपन। बेंजोफिनोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी। फिनोन इज फॉर बेंजीन का कीटोन, और बेंजो मतलब उसमें जो वैलेंसी लगी हुई है, बेंजीन लगी हुई है, तो बेंजोफिनोन। यहाँ पर देखा जाए ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल कीटोन। जो बोथ साइड वैलेंसी लगी हुई है वो क्या है, सेम सेम है। इसका मतलब ये भी करने वाला नहीं है। नेक्स्ट द लास्ट वन एसिटोफिनोन। अगर बात की जाए एसिटोफिनोन की, तो जो एसिटोफिनोन है वो कैसा होता है, सी बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। अगर बात करें एसिटोफिनोन के स्ट्रक्चर की, है कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये और ये बोथ कैसे हैं, डिफरेंट। जब बोथ डिफरेंट है इसका मतलब यहाँ पर भी जीआई होने वाला है, तो कैसा ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये बनता है मामला कुछ। एक शानदार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी फेमस है कि नहीं। अब यहाँ पर हम वो सुपर नोट लिख लेते हैं, हमारा सुपर नोट जो हमारी हेल्प कर रहा था क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। तो सुपर नोट क्या कहता है, सुपर नोट, सुपर नोट कहता है कि कौन करेगा जीआई, ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑल अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये वो लोग हैं जिनके ऑक्साइम फॉर्मेशन पर जीआई होने ही होनी। इसी का इस्तेमाल हमने किया है। जितने भी एल्डिहाइड है वो ऑक्साइम फॉर्मेशन पर जीआई शुरू करते हैं, एक्सेप्ट अनसिमेट्रिक एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, बिकॉज वहां पर बोथ सेम आ जाएगा, है कि नहीं। और वैसे ही सारे के सारे अनसिमेट्रिकल कीटोन भी करेंगे। ठीक है भाई, ये तो बात थी मेरी शानदार। ये क्वेश्चन था ऑक्साइम्स पे बेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं EZ सिस्टम। अब थर्ड सिस्टम आ जाएगा EZ सिस्टम। चलिए हमें देखा था कि एल्कीन में कभी कभी हम नेमिंग नहीं कर पाते, है कि नहीं, आता है कि लफड़े पड़ते हैं। अब उसे दूर कैसे करेंगे देखें। तो EZ सिस्टम में दो टर्म से है कि नहीं, दो टर्म है। कौन कौन से टर्म है, एंटगीगन और जूसामैन। ये लैटिन वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या होता है समझते हैं, देखिए। ई का मतलब होता है एंटगीगन, इसका मतलब होता है अपोजिट, इसका मतलब होता है अपोजिट। वैसे एक टर्म है जेड, जूसामन, इसका मतलब होता है सेम। तो इन दो टर्म से मिलकर बना हुआ आपका EZ सिस्टम, कि ई इज फॉर एंटगीगन अपोजिट एंड जेड इज फॉर जूसामन सेम। अरे मामला ऐसा समझते हैं कि कब हम बोलेंगे ई और कब बोलेंगे जेड। अगर बात की जाए जेड की, बात की जाए जेड की, तो जेड हम कब बोलेंगे, जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप, जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए, जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए, जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए तो हम जेड बोलेंगे। और वही बात है ई की, तो ई कब बोलेंगे, जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ जाए, अपोजिट साइड आ जाए। हम कह सकते हैं कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, इस तरीके से अपोजिट साइड, तो हम बोलेंगे क्या, ई। ठीक है भैया, इसका मतलब हमें पूरा फॉर्मूला पता है
कि बस सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो क्या, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड तो क्या, तो हमें कब क्या बोलना है ये पूरा मामला हमने तय कर लिया है। बस हमें अब एक चीज आनी चाहिए कि भाई जो भी जीआई सिस्टम रहेंगे उस सिस्टम में हम कैसे निकालेंगे प्रायोरिटी। अगर हमें प्रायोरिटी निकालना आ जाए तो उस प्रायोरिटी का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली ई और जेड नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए अब सीखना है हमें क्या, सिर्फ मात्र एक चीज, इसका नाम है प्रायोरिटी निकालना। ठीक है, पहले देखते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं एक बार कि हम इस प्रायोरिटी का यूज कैसे करने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, सपोज करिए मान लीजिए ऐसा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर जीआई सिस्टम गिवन है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर लगा हायर प्रायोरिटी ग्रुप और यहाँ पर भी कौन है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, और यहाँ लो प्रायोरिटी है और लो प्रायोरिटी। तो आप देख सकते हैं जो सेम प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड पर। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पर आ रहे हैं तो बताएं इस केस में इसे हमें क्या बोलना चाहिए, इसे हमें क्या बोलना चाहिए, जेड या ई, क्या बोलना चाहिए। जब तक आप आंसर करें तब तक मैं अदर ड्रॉ कर रहा हूँ, बताएं इसे क्या बोलेंगे आप, जेड बोलेंगे या ई बोलेंगे। वेरी गुड। और वही मान लीजिए अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ जाए, अपोजिट साइड। एचपी का मतलब है हायर प्रायोरिटी और एलपी का मतलब है लोअर प्रायोरिटी। अगर हायर प्रायोरिटी अपोजिट है, एलपी एलपी अपोजिट है, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे। तो इस केस में आ जाएगा ई। ठीक है भैया, बिकॉज यहाँ पर सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड पर है। लाइक दिस आप देख सकते हैं जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ जाए तो जेड बोलते हैं, जेड इज फॉर जूसमन, मतलब होता है क्या, सेम, है कि नहीं, जेड फॉर जेड, जेड जूसा सेम। अगर बात की जाए एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, है कि नहीं, ई, एंटी गीगन, तो बोलते हैं ई। तो ई आएगा जब सेम प्रायोरिटी वहां चल जाए, अपोजिट साइड चल जाए, ऐसा। अब इसका इस्तेमाल करना हमें, बस हमें अब एक चीज और सीखनी है, क्या, कहीं से हमें प्रायोरिटी निकालना आ जाए, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है प्रायोरिटी। ठीक है भाई, तो प्रायोरिटी निकालना जाता है, इसके लिए तीन साइंटिस्ट थे, तीन साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने दिया था ये रूल, उन्हीं के नाम पर ये रूल दिया गया है। नाम होता है CIP रूल, CIP रूल, CIP रूल। साइंटिस्ट का नाम था कान इन गोल्ड एंड प्रिलॉग, क्या नाम था, कान इन गोल्ड प्रिलॉग, कान इन गोल्ड एंड प्रिलॉग। ये वो तीन साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ही ये रूल बना है। इन्होंने ये रूल ढूंढा था, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमने क्या कर दिया, इन्हीं के नाम पर ये रूल रख दिया गया है। बोला जाता है CIP रूल। आई रिपीट, CIP CID रूल नहीं दिया ना, CIP रूल है। वरना CID रूल बना दोगे आप, अब बोलोगे दया प्रायोरिटी बताओ, ऐसा बोलोगे फिर, नहीं नहीं, है ना, ऐसा नहीं करना। करना क्या है, CIP रूल, कान इन गोल्ड एंड प्रिलॉग ग्रुप। इसे एक नाम और दिया जाता है, सीक्वेंस रूल। इसे सीक्वेंस रूल भी बोलना है, ठीक है ना भैया। हाँ, CIP रूल है, CID रूल नहीं है। मतलब दया बताएगा प्रायोरिटी पर, दया प्रायोरिटी बताओ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो CIP रूल या फिर सीक्वेंस रूल, ठीक है भैया, ऐसा ये नाम हमें पता होना चाहिए। अब इसके बेस पर हम करते हैं, प्रायोरिटी निकालते हैं। तो समय अपने पास अभी है, समय कब तक है अपने पास, 12:30 या 12:45, 12:45 तक है ना। टाइम एंड टाइम क्या हमारा, एंड टाइम क्या है, 12:45 है कि, ओके 12:40, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, है कि नहीं, सीक्वेंस रूल आ चुका हमारा। चलिए तो रूल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला रूल, अलग अलग रूल बना रखे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है भैया कि जब भी आपको प्रायोरिटी निकालनी है ना, तो जो भी sp2 कार्बन है, जो बैलेंसेस लगी हुई है, उनसे डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक नंबर चेक कीजिए। इसका मतलब जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन।
ऐसा। तो रूल नंबर 1 कहता है हमारा कि जो भी आप डायरेक्टली अटैच एटम है उससे आप तय कर लें। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज सो वेरी नेसेसरी समझने के लिए कि बेसिकली यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कहता है कि सपोज करिए आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने दिया फ्लोरीन, यहाँ दिया क्लोरीन, यहाँ है ब्रोमीन और यहाँ है आयोडीन। अब बताइए यहाँ पर जीआई पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जीआई होगा या नहीं होगा। क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ पर जीआई होगा कि नहीं होगा? बताएं, जीआई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल यहाँ पर जीआई होगा, बिकॉज यहाँ पर sp2 कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है, अलग अलग। यहाँ भी क्या है, अलग अलग। जब बोथ sp2 कार्बन की वैलेंसीज अलग अलग है, इसका मतलब डेफिनेट है कि यहाँ पर भैया जीआई तो होने ही वाली है, कंफर्म बात। चलिए अब इस जीआई से देखते हैं कि ई या जेड क्या बोला जाएगा। चलते समझते हैं इसको। तो निकालनी है पहले प्रायोरिटी ईजेड के लिए, हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी चेक करना पड़ेगा, तो पहले प्रायोरिटी निकालनी पड़ेगी और निकालते हैं प्रायोरिटी। ये sp2 कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें आप पता करनी प्रायोरिटी। बताएं फ्लोरीन और क्लोरीन में हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, एफ या सीएल? सीएल होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या है ज्यादा 17 और एफ कितना होता है 9। ये बन जाएगा आपका हायर प्रायोरिटी, एच इज फॉर हायर प्रायोरिटी। और ब्रोमीन और आयोडीन में कौन सा होगा, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन होगा, जाहिर सी बात है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब बताएं इस केस में क्या हुआ, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड की अपोजिट साइड। सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, सेम साइड की अपोजिट साइड। बताओ सेम की अपोजिट, सेम या अपोजिट, सेम या अपोजिट, सेम साइड, तो बिल्कुल क्या बन जाएंगे ये, जेड कॉन्फ़िगरेशन। सेम इज फॉर जूसम एंड जेड, ये कैसा है, जेड कॉन्फ़िगरेशन है। रूल नंबर 1। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक नया कंपाउंड आया, एक नया बंदा आया, उसने बोला कि भैया अगर रूल बता रहे हो ना, एक काम करो मेरे पास एक कंपाउंड है इसका बता दो, CH3 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 और यहाँ पर लगा दिया उसने CH3H और H इस तरीके से मान लो। तो आदमी आया देखा कि यार यहाँ भी पहला कार्बन, अरे तो सेम हो गया, अब क्या करूं, दिमाग खराब। हिंदू मन क्या था, हमें बता कि जो डायरेक्टली अटैच एटम है उससे बता लेंगे, यहाँ तो हो नहीं पाया ऐसा। तो उन्होंने रूल में कुछ चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए। अब वो समझते हैं कि क्या चेंजेस किए, आए देखें समझते हैं खेल को कि क्या अमेंडमेंट किया गया था। तो इसके लिए रूल नंबर 2 बनाया गया कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि रूल नंबर 1 सेम हो जाए, रूल नंबर 1 में जो अपन पढ़ा है पहला एटम, अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए बोथ वैलेंसीज की, तो उस केस में हमें अगले एटम पर जाना पड़ेगा, नेक्स्ट एटम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम is same, then consider next atom. Then consider next atom until the point of difference, until the point of difference is not found, जब तक कि हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखते हैं समझते हैं, एग्जाम्पल हमें ज्यादा क्लियरिटी देगा। देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या कह रहा है। अगर बात की जाए एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ बनाया हमने क्या, फ्लोरीन, यहाँ बनाया क्लोरीन, एक साइड सेम रख रहे हैं ताकि आराम से निकाल पाए, और दूसरे साइड पर सीखते हैं खेल को। सपोज करते हैं जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कार्बन है, इस कार्बन से फर्दर CH3 और CH3 लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी एक कार्बन है, इस कार्बन से फर्दर लगा रखा है NH2 CH3 एंड CH3 इस तरीके से। और बोला गया है कि भाई आप इसमें ई और जेड चेक करें, तो कैसे चेक करा जाएगा, देखिए चेक करेंगे। ये हमारा sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, बताएं। अब मैं चेक कर रहा हूँ इस साइड, पहले इस साइड। अगर यहाँ बात की जाए F और Cl लगा हुआ है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन लगा हुआ है। अगर बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो आप मुझे बताएं
कि फ्लोरीन और क्लोरीन में हायर प्रायोरिटी कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, क्लोरीन होगा हायर प्रायोरिटी। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज इजिली हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो खेल आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई एफ और सीएल में सीएल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना ऐसा। अब बात आती है दूसरे साइड पर कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली अटैच एटम देखा जाए तो उस केस में ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है, दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। यहाँ कैसे हो गए, दोनों दोनों सेम हो गए। जब दोनों दोनों एटम सेम हो रहे हैं तो इस केस में ये चीज फिजिबल है ही नहीं, इस केस में फिजिबल नहीं है ये खेल। क्या पहला तो क्या हो गया, सेम हो गया, तो करना क्या पड़ेगा, अगला करना पड़ेगा कंसीडर। तो ठीक है, कैसे करना, हमें हमेशा वैलेंसी के बेस पे करना है। आए देखें इस कार्बन की वैलेंसीज क्या क्या है, इस कार्बन से कौन लगा गए, कार्बन कार्बन और कार्बन, तो ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेते हैं कार्बन कार्बन और कार्बन। जबकि अगर यहाँ देखा जाए इस वैलेंसी की तो बताएं इस केस में वैलेंसी क्या आ रही है, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन है और एक कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन आ रही है। तो इस केस में आप बताएं कि पहले मैं क्या लिखूं, कार्बन लिखूं कि नाइट्रोजन लिखूं, कार्बन लिखूं कि नाइट्रोजन लिखूं, कार्बन लिखूं कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखूंगा। अच्छा नाइट्रोजन क्यों लिख रहा हूँ, एन ऊपर है इसलिए लिख रहा हूँ क्या, एन ऊपर है इसलिए कि नीचे इसलिए, ऐसा क्यों, ऊपर है इसलिए लिख रहा है क्या एन, हाँ या ना, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, सब बराबर है। sp3 कार्बन की सारी वैलेंसी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। हमें कैसे लिखना है हमेशा, हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे। अगर ये एन नीचे होता तब भी पहले लिखता, क्यों, क्योंकि मुझे जब अरेंज करना है यहाँ पर तो कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर के बेस पे। अगर एन नीचे होता बीच में होता उसका फर्क पड़ता नहीं है, पहले एन ही लिखता है, क्यों, बिकॉज तीन वैलेंसी लिखनी थी मुझे, एक क्या था, नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन। पर इन तीनों की बात की जाए इन तीनों में हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, तो पहले आएगा एन फिर आएगा कार्बन और लास्ट में क्या आएगा, कार्बन, इस तरीके से। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर पहले है आपको उसे पहले करना है कंसिडर, पहले हायर एटॉमिक नंबर वाला लेना है, जब वो लिख लें तब करना अपने को लोअर वाला, आ रहा मामला, ऊपर और नीचे से फर्क पड़ता नहीं है। अब एग्जांपल दूंगा, आप एक ट्राई कीजिएगा, ठीक है, चलिए देखें। अब इस केस में कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर पहला कौन है, कार्बन, यही पहला कौन है, यहाँ नाइट्रोजन, बस यही फैसला हो जाएगा, है ना, जहां फैसला हो गया वहीं खत्म, आगे कहाँ इससे क्या जोड़ से कोई मतलब नहीं है, जहां पहला फैसला हो गया फैसला हो गया। यहाँ कार्बन है नाइट्रोजन है, हार कौन सा होगा, नाइट्रोजन, तो ये गया और ये बेकार, मतलब ये क्या बन जाएगा, हायर प्रायोरिटी। और इस केस में जब दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, इसी रूल पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, चलिए ट्राई कीजिए, फिर आएंगे रूल नंबर 3 पे। आ गया, जड़ आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, चलिए बताएं एफ और सीएल में हायर प्रायोरिटी, ये तो खर्च दिख जाएगा आपको कि एफ और सीएल में डायरेक्टली अटैच दोनों, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हायर होता है तो ये बन जाएगा हायर प्रायोरिटी। दूसरी साइड चेक करना है, आए चेक करते हैं, पहला आइटम यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन सेम हो गया, पहला आइटम सेम हो गया, तो कहाँ जाऊंगा, अगले आइटम। चलिए अगला आइटम मतलब इसकी वैलेंसीज कौन कौन है, एक तो है एच, एक है कार्बन और एक है फ्लोरीन। अगर इसे अरेंज करा जाए
बताएं किस सीक्वेंस में अरेंज करूंगा, ये बता दें मुझे। अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझा आपको आ चुका है। बताएं सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले क्या लिखूं, बताओ यारो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है मुझे, सबसे पहले लिखना है फ्लोरीन। बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन की बात की जाए तो कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई होता है। तो पहले आएगा फ्लोरीन, फिर कौन आएगा कार्बन, और फिर कौन आएगा हाइड्रोजन। तो FCH बनने वाला है वो। चलिए ऐसा ही बताएं मुझे, इसका बताएं। इस केस में मैं जो अरेंज करूंगा वैलेंसीज को, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या कौन सा एटम करना है कंसीडर। इसकी तीन वैलेंसी कौन है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन। बताएं सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन। इस तरीके से अब कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेरिजन कहता है यहाँ पहला कौन है ऑक्सीजन, यहाँ पहला कौन है फ्लोरीन। फ्लोरीन जीता, ऑक्सीजन हारा, खेल खत्म। ये बन गया आपका हायर प्रायोरिटी। अगले पे चेक ही नहीं करना, अगले पे चेक ही नहीं करना, जहां फैसला हो गया खेल खत्म, जहां फैसला हो गया खेल खत्म, अगले पे चेक ही नहीं करना। अरे मैं अगर चेक करेंगे आप तो कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, अगर वो चेक करेंगे तो फिर नीचे वाला अच्छा हो जाएगा, हायर बन जाएगा। पैसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज पहले आपको कंपेयर करना है पहला आइटम जहां फैसला है खत्म। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बेटा कौन सा होगा फ्लोरीन। इस वजह से क्या बन जाएगा H बन जाएगा, वो हायर प्रायोरिटी। अब बताएं इस केस में दोनों हायर प्रायोरिटी कहाँ है, सेम की अपोजिट, ऑब्वियसली अपोजिट साइड पे। तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। चलिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, व्हेन आइसोटोप्स, व्हेन आइसोटोप्स आर प्रेजेंट, अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या करना है। उस केस में हम बोलते हैं कि जो प्रायोरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक मास के या मास नंबर के। एटॉमिक मास या मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ 1H1, 1D2 और 1T3, ये मेरा क्या है हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स। अगर मैं यहाँ पर चेक करने जाऊंगा, मान लो लग गया ये, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल कहता है कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ फ्लोरीन एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ लिया हाइड्रोजन और एक तरफ ड्यूटेरियम। तो अब इसमें मैं कैसे कंपेयर करूंगा, यहाँ तो कंपेयर कर लूंगा कि यहाँ तो क्या है, इस साइड पर तो क्या बनेगा कि क्लोरीन हायर प्रायोरिटी वाला हो जाएगा। पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा 1H1 और ये क्या आएगा 1D2। तो मैं कंपेयर कैसे कर पाऊंगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, तो एटॉमिक नंबर से फैसला होने वाला नहीं है कि नहीं। तो कहाँ जाना पड़ेगा, एटॉमिक मास से फैसला करेगा। वही चीज जैसे आप देख सकते हैं कि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब एटॉमिक नंबर से फैसला ही नहीं हो पाएगा, सेम ही आ रहा है और इसके आगे कोई वैलेंसी है भी नहीं, कि अगला आइटम भी नहीं है जिसे हम चेक कर लें और मान लें और उसके बेस पे कर लें आंसर, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस केस में कहा जाता है मास नंबर पे या एटॉमिक मास पे। अब बताएं जिसका मास ज्यादा वो उतना बेहतर। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि H और D में हायर प्रायोरिटी वाला कौन सा होगा, ड्यूटेरियम होगा। और दोनों हायर प्रायोरिटी कहाँ है, सेम साइड पर। तो क्या बन जाएंगे ये सेम, जूसा सेम, जूसा सेम, जेड जूसा मैन सेम, अरे मामला एस। ये था हमारा रूल नंबर थर्ड। टाइम हो चुका है, एक रूल और बचा है, रूल नंबर 4 मल्टीपल बॉन्ड वाला। वो देखेंगे अगली मुलाकात में। तो जब नेक्स्ट टाइम आऊं तो आप मुझे बताइएगा कि रूल नंबर 4 से स्टार्ट करना है, केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है भैया, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है भाई ऐसा। तो नंबर 4 रूल नंबर 4 शुरू करना है, EZ का रूल नंबर 4 से स्टार्ट करना है, आप मुझे ये बताएंगे अगली मुलाकात में। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है भैया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो आज काफी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है चले, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके है ना, एंजॉय। प्लीज रिवाइज करते रहें, जितना करेंगे रिवीजन उतना मजा आएगा। और कल का टेस्ट कैसा हुआ, अच्छा हुआ कल का टेस्ट, कल ज्यादा क्वेश्चन आए थे, ज्यादा सिलेबस था, आई होप अच्छा हुआ होगा। ठीक है राकेश, जरूर बताएं मुझे, पर्सनली अपने बात करें, ठीक है ना, आप कांटेक्ट करें, बताएंगे, फिर बात करते हैं कि क्या करना है। ठीक है भाई चलो,
दुखी ना हो, है ना? अपने तो कुछ आया था क्या? ऑर्गेनिक से कुछ आया था क्या? ओसी से कुछ आया था? ऑर्गेनिक से कुछ आया था? नहीं आया था। ठीक है, फिर अपना कुछ आता ही नहीं तो बस है कि नहीं? जब आएगा तब मजा आएगा, वो दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चिंता मत करो, बात करना, देखेंगे, है ना? बात करना भी, है ना? ओके, बाय बाय।